वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम साइंस में टिश्यू का टॉपिक पढ़ रहे थे और टिश्यू के अंदर हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। टिश्यू ऊतक में जंतु ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे थे। और जंतु ऊतक जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक 2 प्रकार का होता है, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। हमारा सरल उपकला ऊतक टॉपिक चल रहा था और सरल उपकला ऊतक के अंदर हमने पहला टाइप पढ़ लिया था, मतलब कि पहला टॉपिक पढ़ लिया था इसके अंदर। सरल उपकला ऊतक में पहला पढ़ लिया था सल्की एपिथेलियम उपकला ऊतक। तो पहला हम इसमें पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा है? सल्की एपिथेलियम उपकला ऊतक। तो आज हम शुरुआत करेंगे घनाकार एपिथेलियम ऊतक की। पहला टाइप पढ़ लिया, पहला नंबर पढ़ लिया है। आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। इसमें दूसरा आता है घनाकार घनाकार एपिथेलियम, है ना। और ऊतक। घनाकार एपिथेलियम उपकला ऊतक, ठीक है। घनाकार एपिथेलियम उपकला ऊतक। ठीक है, देखो घनाकार एपिथेलियम, इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ये ऊतक शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है क्या होती हैं? घनाकार। क्या होती हैं? घनाकार। और दूसरी बात क्या है? ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। शरीर, ये ऊतक जो होते हैं ना, शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद यह लार ग्रंथियों, वृक्क के वृक्क कणों के नलिकाकार भागों, मूत्र मार्ग एवं थायराइड ग्रंथियों आदि में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा, स्त्रावण, अवशोषण एवं उत्सर्जन का करना होता है। तो सबसे पहले यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह लार ग्रंथियों में। घनाकार एपिथेलियम तक कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथियों में। और कहाँ पाया जाता है बताओ? सबसे पहला है लार ग्रंथियों में, ठीक है। वृक्क के वृक्कों के नलिकाकार भागों में। वृक्क के नलिकाकार भागों में। नलिका कार भागों में। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मूत्र मार्ग के, मूत्र मार्ग का जहां भाग होता है वहां पर, ठीक है। और थायराइड ग्रंथियों में। और कहां पाया जाता है? थायराइड ग्रंथियों में।
ठीक है, थायराइड ग्रंथियों में आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा, स्त्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य सबसे पहला कार्य क्या है? सुरक्षा। पहला कार्य क्या है? सुरक्षा। दूसरा कार्य क्या है इसका? स्त्रावण। और तीसरा कार्य क्या है? उत्सर्जन। और चौथा कार्य क्या है बताओ? चौथा कार्य अवशोषण। ठीक है, पहला कार्य क्या है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक का सुरक्षा, दूसरा है स्त्रावण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है अवशोषण। ठीक है, चार कार्य हैं इसके मुख्य कार्य। उसके बाद इसका जो एक तरीके से घनाकार एपिथेलियम जो ऊतक होता है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक तरीके से घनाकार। ठीक है, इस तरीके से इसकी आकृति होती है। ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल ब्लैक होती है। उसके बाद फिर से ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की आकृति होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसमें इस तरीके से इसकी आकृति होती है। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक इस प्रकार का होता है। और इसके बाद आता है थर्ड नंबर, स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम। तो नेक्स्ट लिखेंगे, तीसरा नंबर है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तीसरा है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, तीसरा आता है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। इसकी कोशिकाएं परस्पर स्तंभाकार उपकला के रूप में एक दूसरे से सटी होती हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी सेल या इसकी कोशिका परस्पर उपकला स्तंभाकार होती हैं। वे आपस में सटी रहती हैं। सटी रहती हैं। इसका केंद्रक कोशिका के आधार में स्थित होता है। केंद्रक कहाँ होता है? केंद्रक कोशिका के आधार में।
के आधार में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह सामान्यतः आमाशय आंतों के स्तर, वायु कोष्ठों तथा अधिकांश ग्रंथियों में पाया जाता है। ये ऊतक कहाँ पाया जाता है? ये ऊतक आमाशय, आमाशय का मतलब क्या होता है? पेट में। ठीक है, पेट, आंतों के स्तर, और वायु कोष्ठों, और कहाँ पाया जाता है? और कहाँ पाया जाता है? अधिकांश ग्रंथियों में। पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये आंत्र के आंतरिक भाग का निर्माण करती हैं जिसमें भोजन का अवशोषण होता है। यह अवशोषण एवं स्त्रावण जैसे दो मुख्य कार्य करती है, स्त्रावण और अवशोषण। ये आंत के अंदर का भाग का निर्माण करती है। ये आंत्र के आंतरिक भाग का निर्माण करती है, और इसके दो मुख्य कार्य हैं। कितने कार्य हैं? दो मुख्य कार्य हैं। पहला क्या है इसका? पहला कार्य क्या है? पहला है स्त्रावण। पहला क्या है? स्त्रावण। और दूसरा क्या है? अवशोषण। दूसरा क्या है? अवशोषण। पहला स्त्रावण, दूसरा क्या है? अवशोषण। ठीक है, दो कार्य हैं, और आपको बता देता हूं ये कैसे पाए जाते हैं। देखो, इस तरीके से मान लो ये स्तंभों के रूप में पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। ये इनका केंद्रक होता है। ठीक है, ये इनका केंद्रक होता है इसमें। तो केंद्रक इसके आधार पर होता है स्थित, और ये स्तंभ होते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर है ना? इसके अंदर एक विशेष ऊतक होता है, ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल एक विशेष ऊतक होता है, इंपोर्टेंट, ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक, याद रखें, ग्रंथिल ऐसे स्तंभाकार उपकला जो विभिन्न रस व हार्मोन स्त्रावण के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, उन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। तो एक स्तंभाकार उपकला जो विभिन्न रस व हार्मोन स्त्रावण के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, जो विभिन्न रस व हार्मोन स्त्रावण, तो रस के लिए और प्लस हार्मोन के लिए।
स्त्रावन के लिए क्या आ जाते हैं, अगर ये विशिष्टीकृत हैं, स्पेसिफाई हैं, विशिष्टीकृत हैं, तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं, ऐसे उनको क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे उनको ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे स्तंभाकार उपकला ऊतक जो विभिन्न रसवे हार्मोन स्त्रावन के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ये जंतुओं के विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इन ऊतकों को की कोशिकाएं स्तंभाकार व आयताकार होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ऊतक, ये ऊतक की आकृति या आकार की अगर हम बात करें तो ये ऊतक स्तंभाकार और आयताकार दोनों होते हैं। स्तंभाकार और आयताकार दोनों होते हैं, जबकि स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक स्तंभाकार आकृति के होते हैं और ये ऊतक ग्रंथिल उपकला ऊतक स्तंभाकार और आयताकार दोनों होते हैं। आगे इनमें जो ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय ग्रंथियां और बहुकोशिकीय ग्रंथियां। एक कोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं उनमें खास बात क्या होती है, एक कोशिकीय ग्रंथियों में जो खास बात होती है वो स्तंभाकार और आयताकार दोनों प्रकार से इनमें ये अंतर होता है। एक कोशिकीय ग्रंथियों में ग्रंथियां दो प्रकार की, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जो ग्रंथि होती है वो आहार नाल की गॉबलेट कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब बात आती है बहुकोशिकीय ग्रंथियों की। जो बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर मेन बात क्या होती है कि जो बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती हैं ना, उनके अंदर मेन चीज़ क्या होती है, लार ग्रंथियां। मतलब कि लार ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर। ठीक है, और लार ग्रंथियां क्या करती हैं बताओ, लार ग्रंथियां क्या करती हैं? देखो, लार ग्रंथियां भी दो तरीके से कार्य करती हैं, एक तो नलिकीय और दूसरी है एल्वियोल। ठीक है, नलिकीय श्वेत ग्रंथियां इसके अंदर होती हैं। लार ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, नलिकीय, एल्वियोलर। तो पहला है इसके अंदर श्वेत ग्रंथियां। ठीक है, और दूसरी जो ग्रंथि होती है स्वर ग्रंथियां। तीसरी जो होती है तेलीय ग्रंथियां। तीसरी होती है तेलीय ग्रंथियां। और एल्वियोलर में लार ग्रंथियां आती हैं।
वैसे तो इसके अंदर स्तन ग्रंथियाँ भी आती हैं एल्वियोलर में, ठीक है। तो ये ग्रंथि उपकला ऊतक में रस, हार्मोन, स्त्रावण जो विशिष्टकृत करते हैं उन्हें ग्रंथि उपकला ऊतक कहते हैं। जंतु के विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ऊतक स्तंभाकार और आयताकार दोनों होते हैं। ग्रंथियाँ एक कोशिकीय ग्रंथियाँ और बहुकोशिकीय ग्रंथियों वाले होते हैं। एक कोशिका आहार नाल की गोबलेट सेल, बहुकोशिकीय ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, मैंने लार ग्रंथियाँ, ठीक है। और लार ग्रंथि दो प्रकार की, नलिकीय और एल्वियोलर। नलिकीय श्वेत स्वरतैलीय और एल्वियोलर लार ग्रंथियाँ। देखो पक्षमा भी एपिथेलियम ऊतक, इनकी आकृति कैसी होती है, घनाकार होती है, ठीक है, और स्तंभाकार होती है। पक्षमा से मतलब घनाकार और स्तंभाकार। हमने जो ऊतक पढ़े थे एपिथेलियम ऊतक, वो सबसे पहला ऊतक कौन सा था बताओ? सबसे पहला ऊतक कौन सा था? सबसे पहला जो ऊतक था सल्की एपिथेलियम, फिर घनाकार एपिथेलियम, फिर स्तंभाकार एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम, और फिर पांचवा कौन सा है? छदम स्तरित एपिथेलियम। तो जो पहला था वो था सल्की एपिथेलियम, फिर है ये घनाकार स्तंभाकार, दोनों की आकृति जो होती है वो होती है किसमें? पक्षमाभी एपिथेलियम में। जो 2 नंबर और 3 नंबर था ना वो घनाकार और स्तंभाकार था, तो उनकी आकृति जैसी होती है वैसी दोनों की आकृति मिक्स आके आ गई इसमें पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक में। और ये जिनके स्वतंत्र सिरों पर रोम होते हैं, रोम क्या करते हैं? ये कण को और मुक्त कोशिकाओं को रोकता है, अंदर नहीं जाने देते। ये ऊतक क्या करते हैं? श्वास नली में, मुख गुहा में, मस्तिष्क में, मेरु रज्जु में, अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा नाक में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो अंदर कणों को नहीं जाने देते, उनको रोक लेते हैं। अगर वो अंदर जाएंगे तो हमारी नाक में आगे चल के श्वास नली में फंस जाएंगे और दिक्कत आ सकती है और मृत्यु हो सकती है। क्लियर? आगे पक्षमाभी जो ऊतक होता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। पक्षमाभी जो ऊतक होता है इसमें मूत्र में और मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में और श्लेष्मा के संवहन में सहायता करते हैं, ठीक है। आगे आता है पांचवा छदम स्तरित एपिथेलियम उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक क्या करते हैं? एक कोशिकीय होती है, लेकिन ये क्या है? बहुकोशिकीय परत जैसी प्रतीत होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? छदम स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी कहा जाता है। उसके बाद इनका आकार स्तंभाकार होता है, जो केंद्रक में ऊपर नीचे या फिर मध्य में पाया जाता है। आपको ये भी बात याद रखनी है। आप देखो चित्र में कहीं पर बीच में है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर ऊपर है, फिर मध्य, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये अंडाकार में पाए जाते हैं। अंडाकार इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं। तो लंबी कोशिकाओं में अंडाकार केंद्रक, जबकि छोटी कोशिकाओं में गोल केंद्रक पाया जाता है, और ये ऊपर या नीचे या मध्य में पाया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लार ग्रंथियां जो होती है आपने देखा होगा नर व मादा के मूत्र मार्ग में, इस तरह ये घ्राण श्लेष्मा में, वायुनाल में, ब्रोकाई में। ब्रोकाई फेफड़े के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। कहां पर पाया जाता है? फेफड़े के अंदर। पुरुषों में क्या होता है? इनका कार्य क्या है? स्त्रावण और सुरक्षा। स्त्रावण का मतलब होता है बहना, और सुरक्षा का मतलब सेफ्टी। दो काम करता है कौन? ये छदम स्तरित एपिथेलियम ऊतक दो काम करता है। अगर हमारे कंठ से मतलब अंदर सांस जा रहा है, तो सांस की जो पाइप होती है ना, उसको क्या है? सीधा तक ले जाता है, उसके फ्लो को बढ़ा देता है, सांस में रुकावट नहीं आती है। बात आ रही समझ में? और तो मूत्र मार्ग जो होता है, टॉयलेट करने में आपको दिक्कत नहीं आती है, उसके टॉयलेट को बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब कि उसके फ्लो को बढ़ा देता है। तो पुरुषों में मूत्र मार्ग में मूत्रनाल जो होती है, मूत्र की नली जो होती है, उसके वीर्य में और मूत्र में, वीर्य और मूत्र उन दोनों की स्पीड को बढ़ा देगा। और कंठ से जो सांस नली होती है, जिसको हम वायु नाल भी कहते हैं, उस तक उसके वायु प्रवाह, मतलब कि उसके हवा के प्रवाह को, मतलब कि ऑक्सीजन को, मतलब कि सांस को क्या करता है? उसमें बढ़ाने में सहायता करता है। तो मैंने आपको बताया वायु प्रवाह। दो बात आ गई, ठीक है ना। तो आज तक हमारा इसमें ये उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक जो चल रहा था, है ना, उसके जो 5 टाइप थे। पहला था ये सल्की एपिथेलियम, फिर घनाकार, फिर स्तंभाकार, फिर चौथा आता है आपका कौन सा? पक्षमाभी एपिथेलियम, और पांचवा आता है छदम स्तरित एपिथेलियम ऊतक। ये आपका पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ये संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।